स्टार्ट हो गया। वेलकम टू व्यासी विद्या क्लास प्लेटफॉर्म एंड in the last class we have discussed about latitude और latitude में हमने क्या पढ़ा था। latitude are the imaginary line और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जाती है। ठीक, हमने 5 प्रमुख अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक हो गया इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, दोनों सेम पोजीशन पे है। कर्क रेखा नदर्न हेमिस्फीयर में है और मकर रेखा सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, 5 हो गई। हमने 2 पॉइंट देखा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो 90 डिग्री पर है। कहाँ है? नॉर्थ में, नदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल और सदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री पर साउथ पोल। पहले तो उधर जो पीछे बच्चे बैठे हैं आगे आगे फिल कर लो गैप, प्लीज फिल द गैप। कम, चारों बच्चे उठ जाओ पीछे से, आके इधर बैठो, इधर पीछे, हाँ इधर खिसक जाओ जो 2 बैठे हैं, आगे के बैठो दोनों लोग। वहां दोनों उठ के इधर बैठो, पीछे लास्ट में दोनों इधर आ जाओ। हमें लगता है गर्ल्स के पास माइंड कम होता ना। वो चाहती है कुछ करना लेकिन शर्म की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती ना, इतना शर्म पता नहीं क्या हो जाता है। देखो हम लोग पहले तो हमने जो कल पढ़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो अर्थ है, ठीक है, दिस इज व्हाट अर्थ। अर्थ को बीच से एक लाइन डिवाइड करती है 0 डिग्री पर, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट कर देती है, 2 इक्वल पार्ट। ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गए, सदर्न हेमिस्फीयर। गोले के 2 आधे भाग हो गए ना, तो गोले के आधे को हम कहते हैं गोलार्ध। ठीक है, एक ये गोलार्ध, दूसरा ये गोलार्ध, और ये उत्तर में है, कर्क रेखा सॉरी भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो ये उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो ये दक्षिणी गोलार्ध। नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इधर पीछे वो ठीक से बैठ के आगे देखो ना, इसे मारेंगे चट्टा ना, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमने पढ़ा जो नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ठीक है, और ये नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सदर्न हेमिस्फीयर में यही जो लाइन सदर्न हेमिस्फीयर में है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ मतलब कि मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। इतना समझ में आ गया सबके? प्लीज शांत रहो, मैं मार दूंगा बहुत बुरा। ठीक है, लग जाएगा, हाथ पैर पक्का टूट जाएगा, आई गारंटी। और नदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पर कौन सी लाइन है? ये आर्कटिक सर्कल। और सेम यहां पर जो है अंटार्कटिक सर्कल। व्हाट? अंटार्कटिक सर्कल। एंड दिस इज व्हाट? नॉर्थ पोल
एंड दिस इज साउथ पोल। देखो 0 से स्टार्ट होकर के 90 तक यहाँ जाता है और यहाँ 0 स्टार्ट होकर 90 तक यहाँ, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस हम कैसे करते हैं? दोनों में हम डिफरेंस, यस, जो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में जो डिग्री है उनके बाद में हम क्या लगाते हैं? एन। जैसे यहाँ पे एन लगा है, ठीक है, यहाँ पर भी एन। 0 में कुछ नहीं लगा बिकॉज 0 इज क्या, ये बराबर इक्वल है, ठीक है, बीच में। तो एन मतलब व्हाट कि नदर्न हेमिस्फीयर। जैसे अगर मैंने लिखा है 10 डिग्री लाइन, अब ये समझो 10 डिग्री लाइन किस हेमिस्फीयर में है, अभी डाउट है ना, नहीं पता किसी को, अभी कंफर्म नहीं। जैसे उसके बाद जैसे एन लगा तो समझ गए ये नदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे एस लगा तो क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ध्यान से देखना सब लोग, ये जो सन है, क्या ये सन दो तरह की गति करता है। एक हो गया रोटेशन, आई मीन सॉरी देखो अर्थ, अंडरस्टैंड, अर्थ दो तरह की गति करता है, रोटेशन है, रिवॉल्यूशन। अच्छा अभी मैंने जो सन की बात किया, फिलहाल ऐसा नहीं सन अपने जगह पे रुका, नो, सन भी मूव करता है, अंडरस्टैंड, सन भी रोटेशन है, रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन किसका करता है? ये गैलेक्सी, अंडरस्टैंड, समझिए बात को। गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारी स्टार्स हैं और सन भी एक स्टार उसमें से एक है, सन भी स्टार है, ठीक है, तो ये भी मूव करता है, अंडरस्टैंड, रिवॉल्यूशन गैलेक्सी का, ठीक है। तो समझो बात को, अर्थ दो टाइप्स की रोटेशन करती है, आई मीन दो टाइप की मूवमेंट करती है, एक रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन जैसे ये हो गया और रिवॉल्यूशन ये, ठीक है। रोटेशन जब अर्थ करता है तो इसके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है अर्थ पर? डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। ठंडी आया, फिर गर्मी आया, फिर बरसात आया, फिर ठंडी, फिर गर्मी, बरसात, ठीक है। तो ये किसके ऊपर इंपैक्ट करता है? सीजन के ऊपर। रोटेशन से डे एंड नाइट और रिवॉल्यूशन से सीजन, अंडरस्टैंड। जैसे अभी दिन ही यहाँ पर और रोटेशन करना स्टॉप कर दे पृथ्वी तो अभी दिन ही रहेगा हमेशा, रात नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज अर्थ जो है उसी पोजीशन पे आके रुक गई ना। अब अर्थ तक घूमेंगे नहीं तो दूसरी तरफ उजाला कैसे होगा? नहीं होगा ना। अब रिवॉल्यूशन स्टॉप हो जाए तो सीजन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ गर्मी है तो गर्मी हमेशा रहेगी, ठीक है। सीजन क्यों चेंज होता है? बिकॉज जो ये है एक्चुअली अर्थ मूव करता है, रिवॉल्यूशन करता है, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है कि सन की जो लोकेशन है नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये चेंज होती रहती है। जैसे ये सन है, सन अभी ओवरहेड किसके है? ओवरहेड किसके? सन एकदम इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर के ऊपर सन की स्थिति जो है 90 डिग्री पर साल में 2 बार होती है, हमने कल पढ़ा था ना। एक तारीख होती है आपका 21 मार्च और दूसरा ये जो डेट है, इन 2 तारीख को साल में 2 बार, ठीक है। सन की इक्वेटर पे एग्जैक्ट लोकेशन होगी, 90 डिग्री पर पोजीशन होगी, ठीक है। तो इन 2 तारीख के दौरान होता क्या फिर? दोनों हेमिस्फीयर में दिन रात की अवधि क्या होती? बराबर। जैसे 12 घंटा नदर्न हेमिस्फीयर में दिन हो रहा है और 12 घंटा रात हो रहा है, तो 12 घंटा सदर्न हेमिस्फीयर में ही होगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए? अगर नदर्न हेमिस्फीयर में 12 घंटा का दिन होता है तो सदर्न में भी 12 घंटा का दिन होगा। 12 घंटा का रात होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 12 घंटा का रात होगा।
तो जब ये 2 तारीख आती हैं, ठीक है, तो उस दौरान नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डे नाइट की जो ड्यूरेशन है इक्वल होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया सबके? अब देखो एक और चीज, अब जैसे सन हमेशा यही नहीं रहता है, ठीक है, जैसे 21 मार्च है, ठीक है, अब 21 मार्च के बाद जो है आया सितंबर, सॉरी उसके बाद आएगा धीरे धीरे जो है ये सितंबर, ठीक है, मेरी बात समझो। पहले तो ये 21 मार्च है, ठीक है, अब 21 मार्च के ऊपर ये ऊपर जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर में, अब सन इधर जाएगा ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में कहां तक जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ये सन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड 90 डिग्री कब होगा? ये 21 जून कब होगा? कब होगा? अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब नदर्न हेमिस्फीयर में सन रहता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन चलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम टाइम में ठंडी का सीजन है। उस समय नदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो डे का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा, अंडरस्टैंड? दिन बड़े होंगे, रात छोटी होंगी, और सदर्न में उल्टा होगा। उस समय यहाँ पे ठंडी चलेगा तो रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा, ठीक है, ये इतना हो गया। देखो ये जब नदर्न हेमिस्फीयर में पहुंचता है इक्वेटर पर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, एग्जैक्ट पोजीशन 90 डिग्री पर, तो ये कब होता है? 21 जून को, और 21 जून को जब पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं समर सोलिस्टिस। क्या कहते हैं? इसके याद रखना, समर सोलिस्टिस कहते हैं। समर सोलिस्टिस मीन जब सन की लोकेशन एग्जैक्ट 90 डिग्री पर कहां होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। उस समय नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन चलता है, दिन बड़े होते, रात छोटी होती है, और सेम टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का सीजन चलता है, दिन छोटे, रात बड़ी होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर मूव के इधर आएगा, ये फिर नीचे आएगा। अब सन ऊपर नहीं आता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाएगा, नो, आ जाओ। सन की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उधर से जाओ, नहीं होता, ठीक है। अब इधर से फिर नीचे मूव करेगा, इधर नीचे फिर आएगा, यहां तक गया, यहां से फिर नीचे आया, अब नीचे आए तो फिर इक्वेटर पे आ गया ना। अब इक्वेटर पे उस समय टाइम कितना होगा? सितंबर। जब 23 सितंबर होगा तो ये इक्वेटर पे फिर से एकदम 90 डिग्री पाएगा। जब 90 डिग्री पाएगा तो फिर से नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में जो है दिन रात की ड्यूरेशन फिर से बराबर हो जाएगी, ठीक है। जब तक सितंबर से पहले डे बड़ा कहां होता था? नदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन जब यहां पे सन पहुंचा इक्वेटर पर तो फिर से ड्यूरेशन दोनों की बराबर। अब उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, कहां आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। अब नीचे कहां तक जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। कहां तक जाएगा? यहां 23.5 डिग्री यहां तक आएगा, अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ गए? और यहां जब आएगा और कब पहुंचेगा यहां पे? लगभग 22 दिसंबर। कब? ये जो डेट्स लिखी है कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, ठीक है, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, अंडरस्टैंड? नहीं, ऐसा नहीं कि 21 जून की पहुंचेगा, नो, 20 जून, 22, 23, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक, अंडरस्टैंड? हाँ, लगभग। तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, कैप्रिकॉर्न के ऊपर एकदम ओवरहेड हो जाएगा। क्या? सन ओवरहेड हो गया। ओवरहेड होने से यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में किसका सीजन आएगा? गर्मी का सीजन है। और उस समय सेम टाइम में नदर्न हेमिस्फीयर में कौन सीजन चलेगा?
क्योंकि सूरज तो सदर्न हेमिस्फीयर में चला है ना, तो वहां पे सीधा किरणें जा नहीं रही, तो वहां पे तिरछी किरणें पड़े, तिरछी इफेक्टिव नहीं होती ना, तो ठंडी मौसम चलेगा ना। फिर जितना नीचे आएगा उतना उधर तिरछा पड़ेगा किरण। इतना समझ गए सब लोग? ठीक से बैठे रहो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब यहां पे 22 दिसंबर को पहुंचेगा तो इसे हम कहेंगे क्या? अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब यहाँ पे समर सोलिस्टिस था तो यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस था ना, अंडरस्टैंड? और जब यहाँ पे समर सोलिस्टिस होगा तो यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस होगा। समझ बात को? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर सोलिस्टिस है तो सदर्न में विंटर, और जब सदर्न में विंटर है तो नॉर्थ में, अंडरस्टैंड? अब एक चीज मेरी बात ध्यान सुनो, आप देखोगे यहां पर जो अर्थ की जो लोकेशन है, इक्वेटर पे सन की लोकेशन साल में 2 बार आता है। 2 बार आता है नहीं आता? जब सन अर्थ के इक्वेटर पर, ठीक है, 90 डिग्री पे आता है तो इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इस समय को, इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ गए? तो देखो यहां पे देखोगे सब लोग, जो इक्विनॉक्स है साल में 2 बार इक्विनॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। एक आ रहा आपका 31 ऑफ मार्च को, एक आ रहा अलग 23 ऑफ सितंबर को। आर यू अंडरस्टैंड? इसे हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, और इसे कहते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। ये हो गया वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नल एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों में अंतर क्या है? अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो। देखो पहले तो समर सीजन आया, देयर आर 3 मेन सीजन, समर, मानसून एंड विंटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मानसून, फिर विंटर, फिर समर, फिर मानसून आएगा ना। ये जो समय होता है मानसून और विंटर के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं ऑटम। क्या कहते हैं? ऑटम। शायद वो होता है शरद ऋतु ना, अंडरस्टैंड? और विंटर और समर के बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं स्प्रिंग। क्या कहते हैं? वसंत ऋतु। समझ गए? वसंत ऋतु ना। तो ये एक सितंबर मंथ में आता है आपका, और दूसरा मार्च में। कब? और दोनों तब होता है, ध्यान सुनना, जब अर्थ की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट होगी तो क्या कौन सीजन चलेगा? समर। समर चलेगा ना, अंडरस्टैंड? और उसके बाद चलेगा मानसून। मानसून चलेगा ना। मानसून के बाद जब सन की पोजीशन आती इक्वेटर पर, कब आती है? इक्वेटर पे सितंबर में आएगी ना। तो सितंबर में जब आएगी ये वाला, अंडरस्टैंड? सितंबर आपका ये हो गया, तो उस समय कौन सा सीजन चलेगा? ऑटम, शरद ऋतु ना, अंडरस्टैंड? तो इसे हम कहते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब होता है? जब सन की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे होती है? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर, ठीक है, सितंबर मंथ में।
आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके बाद इधर जब उसके बाद ये आएगा किधर, और नीचे आएगा सन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आएगा। और जब इधर से मूव करके फिर यहां पहुंचेगा मार्च में, दोबारा फिर इक्वाटर पहुंचेगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सीजन आएगा, स्प्रिंग। कौन सा, स्प्रिंग सीजन आएगा। जब स्प्रिंग सीजन आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्नल इक्विनॉक्स क्या कहेंगे हम, ठीक है। एकदम ध्यान रखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न एकदम उल्टा है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि ठंडी है, तो सदर्न में गर्मी चल रही है। अब सदर्न में गर्मी है तो नॉर्दर्न में ठंडी चल रही है। अगर नॉर्दर्न में स्प्रिंग है तो सदर्न में इसका उल्टा क्या है, ये है ऑटम, शरद ऋतु। स्प्रिंग मतलब पतझड़ है ना, जिसमें पत्तियां झड़ जाती हैं, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, उसमें जो भी होता है एक्चुअली में, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो याद रखना सब लोग कि जब यहाँ पे चलेगा ऑटम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न में स्प्रिंग चलेगा, और सदर्न में स्प्रिंग तो यहाँ नॉर्दर्न में ऑटम। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये चीजें होती हैं। इतना समझ में आ गया सबको। अब यहां से किसी कोई क्वेश्चन ना समझ में आया कुछ, देखो ये चीजें हमने पढ़ा। अब मेरी बात ध्यान समझो, आपने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ये समझो कि लैटिट्यूड एक्चुअली क्लाइमेट को कैसे डिटरमाइन करता है। यहाँ पे सब लोग देखोगे जो लैटिट्यूड है, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर होने के कारण ये है कि यहाँ पर साल में 2 बार सन की स्थिति होती ओवरहेड। आई डोंट अंडरस्टैंड। 2 बार आता है ना सन यहाँ पर। अगर आप जो है इक्वेटर से आप जाओगे पोल्स की तरफ, इधर अगर इक्वेटर पे पोल्स की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज, अंडरस्टैंड। अगर आप जो है इक्वेटर से, इसको पहले इरेज कर देना, ठीक है, तो वो अच्छे से बताएं। तो फाइनली हमने ये पढ़ा कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। इतना समझ में आ गया। क्योंकि सन इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर वापस इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर इक्वेटर, फिर इधर ही इसे चल रहे थे, ठीक है, यहीं तक जाता है, ऊपर पोल्स की तरफ नहीं जाता है। अब जो कंट्रीज, जो देश अगर इतने में स्थित हो, आई मीन जो देश हो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर जो देश इनके बीच में स्थित है, वहां की क्लाइमेट कोल्ड होगा या फिर हॉट होगा। जो देश यहाँ पे स्थित होंगे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहां का क्लाइमेट कोल्ड होगा या फिर हॉट होगा, हॉट होगा ना क्लाइमेट। आर यू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ गए। क्योंकि सन की स्थिति यहीं तक जाती ना, यहां से इधर गया फिर वापस बस इसी में घूमता है सन, ठीक है। और यहाँ पे स्थिति, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर होने की वजह से क्योंकि यहाँ पे जो देश है वहां का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। मेरी बात समझ गई। तो लैटिट्यूड डिटरमाइन करता कि नहीं करता, लैटिट्यूड किसी कंट्री के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता, अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ गए। अगर आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे, ऊपर हायर लैटिट्यूड जो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उस तरफ है, उस तरफ, तो वहां का क्लाइमेट कोल्ड है। वाई कोल्ड,
रीजन है ना उसके पीछे, क्योंकि अर्थ का लोकेशन वहां पे 90 डिग्री होता नहीं है, नहीं होता है। अब नहीं होगा तो वहां पे गर्मी ठीक से नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे 90 डिग्री लोकेशन नहीं होता, वहां पे सन की किरणें जो है वो क्या पड़ती हैं, तिरछी। अब तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, वहां ज्यादा एरियाज में पड़ती है और रेज क्या होती है, अनइफेक्टिव। व्हाट? अनइफेक्टिव। और अनइफेक्टिव होने की वजह से वहां का क्लाइमेट कैसा, कोल्ड है। तो लैटिट्यूड डिटरमाइन करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा होगा। तो अगर कोई देश आपको बता दिया जाए कि ये देश का नाम है और इसका लैटिट्यूड इतना है, अगर कोई देश है जो 25 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित हो तो उसका क्लाइमेट हॉट होगा कि कोल्ड? हॉट होगा, ठीक है। चलो आगे चल फिर बात करेंगे ना।